हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम आईएस पे वेब सर्वर का इंस्टॉलेशन करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि अपाचे और इसका मतलब कंपैरिजन करके देखेंगे हम कि कैसे एक दूसरे से ये अलग है या कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके से इसमें हम आईएस सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आप एड रोल्स एंड फीचर से आप कर सकते हो इस तरीके से, जो विज़ार्ड है हमारा, और दूसरा पावर सेल से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको वेब सर्वर का मिल जाएगा और ये टूल्स वगैरह हैं, इसको आप ऐड करेंगे यहाँ पे और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा हमारा पावर सेल का तरीका है, पावर सेल से भी हो जाता है वो, बट उससे पहले एक बार हमें क्या करना होगा ना, हमारे होस्ट नेम को सेट करना होगा। तो मैं सिस्टम प्रॉपर्टीज़ खोलूँगा पहले और यहाँ पे देखूँगा कि मेरे सिस्टम का नाम क्या है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नाम को नाम रख देता हूँ वेब 04। ठीक है, वेब 04 मैंने इसका नाम रख दिया। मैंने इसको ओके कर दिया और ये सिस्टम का इसका नाम चेंज हो जाएगा। और इसके बाद मुझे एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार रीस्टार्ट लेटर कर देते हैं। एक बार हम इसका जो वेब आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक मैंने कर रखा है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको आईपी कन्फिग करूँ तो ये इसका स्टैटिक आईपी है 27। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसका देख लेना है होस्ट नेम। अब होस्ट नेम के लिए मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, आप नोटपैड खोल लो। ये नोटपैड है, ये आपको खोलना है। ठीक है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो। तो ये एज ए एडमिन खुल गया। अब मैं फाइल पे जाऊंगा, ओपन, और यहाँ पे मुझे जाना है सी ड्राइव पे। तो मैं दिस पीसी में जाऊंगा, सी ड्राइव, विंडोज़, यहाँ पे मैं जाऊंगा सिस्टम 32 में। ये मेरा सिस्टम 32 है। और यहाँ पे मैं जाऊँगा ड्राइवर्स के अंदर। तो ये मुझे यहाँ पे ये ड्राइवर्स का फ़ोल्डर मिल गया। इसके अंदर आपको ETC मिलेगा और यहाँ पे आपको होस्ट फाइल मिलना चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल टाइप को ऑल फाइल्स नहीं किया है। तो जैसे आप ये करोगे आपको होस्ट फाइल दिख जाएगा और इसको आपको ओपन करना है। तो ये इस तरीके से आपका होस्ट फाइल है, ये वैसे ही दिखेगा। ये सेम हमारे लाइनक्स पे भी ऐसे ही होता है। बस आपको क्या करना है ना, अब यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ वगैरह करनी होंगी क्योंकि हमारा भी यहाँ पे कोई DNS सर्वर है नहीं या पब्लिक DNS भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ना इस पर, जैसे इसका आईपी है 192.168.1.27 और मैं इस पे एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। नाम रखूँगा demo.frame.com। ठीक है, ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। इसको मैं सेव कर दूँगा। जैसे मैं इसको फाइल पे जाऊँगा और ये सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो नोटपैड की फ़ाइल है इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर खोल रखा है। और आपको पता है कि होस्ट फाइल सिर्फ एडमिन ही उसको एडिट कर सकता है। तो ये मैंने होस्ट फाइल कर लिया। एक बार मैं इसको क्लोज़ करूँगा, एक बार कोशिश करूँगा कि ये रिज़ॉल्व हो रहा है या नहीं। तो ओपन करूँगा demo.frame.com। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिज़ॉल्व कर रहा है। तो ये मेरा URL बन जाएगा मेरे वेबसाइट का। अब मुझे इसको एक बार क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। तो एक बार मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया और मैंने पावर सेल खोल लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आईएस का जो रोल है उसको इंस्टॉल करना है मुझे। बट उससे पहले हम एक ज़रूरी काम हम करना है हमें, या हम देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हमारे सिस्टम्स में होते हैं। मैं एक बार कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलना चाहूँगा और इसके अंदर देखूँगा कि पहले इसके अंदर क्या यूज़र्स थे। तो ये मेरे पास यूज़र है, सिर्फ एक यूज़र मेरे पास है, बाकी सब डिसेबल्ड है। ठीक है, ग्रुप्स में भी मेरे को कोई खास नज़र नहीं आ रहा। ये जो नॉर्मल जो हमारे होते हैं ना, एक ये IIS_I यूज़र्स है, ये बिल्ट इन ग्रुप यूज्ड बाय इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये पहले से बना बनाया आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे ये सब क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं क्या करूँगा ना, मुझे यहाँ पे IIS इंस्टॉल करना है। तो मैं लिखूँगा इंस्टॉल वेब फीचर, विंडोज़ फीचर मैं टैप करूँगा
तो ये अपने आप उसको ले लेगा। ये देखिए, इंस्टॉल विंडोज़ फीचर का नाम वेब माइनस सर्वर। इसके बाद मैं इसको कह दूंगा कि इंक्लूड कर लो, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जो मैनेजमेंट टूल्स होते हैं ना आईएएस के, उसको भी आप इंक्लूड कर लो। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ये कुछ कलेक्शन बोल रहा है, ये कलेक्शन वगैरह करके इसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल हमारे जितने भी जो वेब सर्वर नॉर्मल होते हैं वो भी, ये भी सेम वैसे ही काम करता है। हमारे अपाचे के अंदर हमारे को जैसे कि हर वेबसाइट के लिए आपको एक ना वर्कर प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, मतलब हर आपके वेबसाइट के लिए अगर उस पर 4-5 या जितने भी आप वेबसाइट्स चलाते हो, तो सबके लिए एक अलग अलग थ्रेड होता है या अलग अलग प्रोसेस होता है, जिसको हम वर्कर प्रोसेस कहते हैं। और उस पर वो क्या करता है, वहाँ पे मतलब वो कहने का मतलब है कि वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके वेबसाइट को रन करने के लिए। अगर आपका वो प्रोसेस नहीं चलेगा ना, या उस प्रोसेस में कुछ दिक्कत आएगी, तो आपका वेबसाइट नहीं चलेगा। तो अपाचे हम उसको वर्कर प्रोसेस कहते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे भी एक वर्कर प्रोसेस होते हैं, तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। फ़िलहाल मेरा आईएएस इंस्टॉल हो रहा है, और मैंने इसको जो नाम दिया था demo.prem.com, तो उस पर हम इसको, क्या यहाँ पे कर्ल कमांड चलता है? बिल्कुल चलता है। मैं लिखा था demo.prem.com। ये देखिए, तो अगर मैं कर्ल कमांड चलाया तो हाँ, इसका आउटपुट थोड़ा सा अलग है। बाकी ये स्टेटस कोड 200 दे रहा है। 200 कोड का मतलब होता है स्टेटस डिस्क्रिप्शन ओके। अगर मैं कोड के बारे में थोड़ा और बात करूँ तो आपको समझ आएगा कि ये सब कोड्स जैसे 200 है, 301 है, 302, 303 है, 404 है और 500 है, तो सबके अलग अलग मायने होते हैं। कुछ रिडैक्शन के लिए होते हैं, कुछ स्टेटस ओके के लिए होते हैं। ये 200 जो है ना, वेब पेज या कोई कंटेंट जो मिल जाता है उसके लिए बोलता है ये 200। 301 रिडायरेक्शन के लिए होता है। अगर आप HTTP से HTTPS की तरफ अगर आप रिडायरेक्ट कराते हैं, तो जो पहला रिक्वेस्ट होगा रिडायरेक्शन का होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो 301 का कोड होगा। तो आप लॉग से आप पता लगा सकते हैं कि वो एग्जैक्टली आपका जो वेबसाइट है वो कैसे काम कर रहा है। वो हम प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे उसको। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा वेबसाइट अप हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं वेब ब्राउज़र में इसको चला के देखूँ। तो फिलहाल मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो ये 2019 सर्वर है मेरे पास। तो इसमें ना थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह का काफ़ी कुछ रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे खोलूँ लोकल होस्ट, तो मेरा वेबसाइट चलना चाहिए। ये देखिए, तो मेरा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरा वेबसाइट चलने लग गया है। ठीक है, ये जैसे हमारे उबंटू का जो होता था ना एक उबंटू वाला पेज, ये वैसे आईएएस का ही पेज है। ठीक है, अब इसके थोड़ा डायरेक्टरी वगैरह के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले जो मैनेजमेंट टूल है मैं वहाँ पे देखना चाहूँगा कि वो मैनेजमेंट टूल क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मुझे देखिए ये टूल मिल गया, पहले यहाँ पे नहीं था। तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो ये अब वेबसाइट का जो मैनेजमेंट टूल है, यहाँ से हम पूरा मैनेज करते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पे कुछ और एक्सपेंड करूँगा मैं इसको। तो यहाँ पे ये जो है मेरा ये सर्वर है। ठीक है, ये MMC टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये आपका सर्वर है, ये एप्लीकेशन पूल है, और ये आपके साइट्स हैं। साइट्स के अंदर जैसा भी ये फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट साइट, मतलब ये पहला साइट है जो डिफ़ॉल्ट डलता है ये। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट साइट है। नेक्स्ट जो है, अगर हमें कोई और साइट बनाना होगा तो इसी के नीचे हम और साइट्स बनाते जाएंगे। ये एक एप्लीकेशन पूल है, ये हमें समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ जैसे कुछ रन टाइम बता रहा है ये .NET CLR का वर्ज़न 4.0। तो कहने का मतलब है जो .NET का CLR है, मतलब जो कोड का जो रन टाइम होता है ना .NET का, ये वर्ज़न 4.0 को सपोर्ट कर रहा है। और मैनेज पाइपलाइन जो है ये इंटीग्रेटेड कुछ बोल रहा है, आइडेंटिटी कुछ बोल रहा है, ये एप्लीकेशन पूल आइडेंटिटी। ठीक है,
एक बार इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक करके देखते हैं क्या कहता है ये देखिए। तो इस तरह से आपको काफ़ी कुछ इसके अंदर और मिल जाएगा। .NET जो CLR का वर्जन है, 32 बिट फॉल्स कर रखा है, पाइपलाइन, क्यू लेंथ, CPU का जो अगर लिमिट वगैरह है, इंटरवल है, यहाँ पे प्रोसेस वगैरह है, प्रोसेस और फैनिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, रिसाइकलिंग भी है इसके अंदर, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या चीज़ है। तो ये बिल्कुल ग्राफिकल टूल है। सर्वर्स के बारे में बात करें, जैसे मैं सर्वर पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कुछ अलग से यहाँ पे कई सारे टूल्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, या ऑप्शंस दिख रहे हैं आप कह सकते हैं। इस पर राइट क्लिक किया मैंने, इस पर जैसे ऐड वेबसाइट का मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो मैं एक और वेबसाइट ऐसे ऐड कर सकता हूँ। साइट्स के अंदर जाऊँगा तो ऐड वेबसाइट, रिफ्रेश ये दे रहा है, कंटेंट व्यू भी दे रहा है। इस पर क्लिक करूँगा, जो वेबसाइट है उस पर इस पर कुछ एडिट परमिशंस है, वर्चुअल डायरेक्टरी है, एडिट बाइंडिंग्स है, मैनेज वेबसाइट बोल रहा है। तो एक मैनेज वेबसाइट में मुझे क्या बोल रहा है, ब्राउज बोल रहा है। अगर मैं ब्राउज़ करता हूँ तो एक्चुअल में क्या होगा ना, ये मेरा वेब ब्राउज़र को खोल के आपको एक इसका ओवरव्यू बता देगा, ठीक है, मतलब आपका पेज जो है रेंडर कर देगा। हाँ, एक चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो ये मुझे एक बाइंडिंग दिख रहा है, ये अलग से चीज़ है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एडिट बाइंडिंग्स पे गया तो आपको याद होगा हमने ना वहाँ पे वर्चुअल होस्ट फाइल बनाया था, एक डिफ़ॉल्ट फाइल ही बनाया था। जो डिफ़ॉल्ट जो था वो 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा था। तो यहाँ पे आप ग्राफिकल की मदद से भी इसको आप कर सकते हो। इसका आपको कोड भी मिल जाएगा, कोड भी विंडोज़ के फोल्डर के अंदर होता है इसके अंदर। तो ये भी अनअसाइंड बोल रहा है। अगर आप कोई IP चाहते हो कि आप सिर्फ IP पे ही लिसन करें, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं पावर सेल पे गया, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाता हूँ, नेट स्टेट करता हूँ, हाँ ठीक है, ये कमांड है मेरे पास, तो नेट स्टेट AON, ये देखिए, तो ये जो है पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, ठीक है। और ये जो IP है देखिए 0.0.0, मतलब ये जितना भी इंटरफेस है ना हमारे इसका, इस बाइंडिंग में यही कह रहा है कि जितना भी इंटरफेस है, कहने का मतलब है 0.0.0 का मतलब जो भी इसके अंदर IPs हैं सब पे लिसन करे। ये इस पर भी IP वर्जन 4 इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ बाई चांस, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि IP वर्जन 4 पे ही करे, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें होस्ट नेम भी डाल सकते हो, कि जो है ना मेरा होस्ट नेम demo.prem.com, वो भी मैं डाल सकता हूँ। फिलहाल मैं ये करता हूँ, क्लोज करता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं IIS को रीस्टार्ट करूँ, देखते हैं क्या असर पड़ता है। ये स्टॉप किया मैंने। अब IIS का जो कहें तो जो उसका सर्वर है वो रीस्टार्ट होने वाला है। इसको फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। अब एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वही है, यहाँ पे लिसन कर रहा है, PID भी बता रहा है, ये इसका स्टेट भी बता रहा है, साथ में ये IP वर्जन 6 पे भी लिसन कर रहा है, और भी काफ़ी कुछ है। ये कुछ और सर्विसेज वगैरह हैं विंडोज़ के, बाय डिफ़ॉल्ट ये वो चल रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। एक बार फिर हम एक बार इसको ब्राउज़ करके देख लेते हैं क्या कहता है, कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। ब्राउज़ पे क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे मेरा ना ये ब्राउज़र अपने आप खुल गया और यहाँ पे मेरे को साइट दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसके कि कहाँ पे वेब फाइल्स कहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोर है, एडिट परमिशंस वगैरह कुछ है, यहाँ पे एक वर्चुअल डायरेक्टरी भी है, इसके बारे में समझेंगे, ऐड एप्लीकेशन है। फिलहाल एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक किया ना तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये डायरेक्ट जहाँ पे मेरा फाइल है ना, ये देखिए CINET-pub www रूट, तो ये इसका ना रूट है। मतलब जो ये बाइंडिंग या जो वेबसाइट है उसका जो डिफ़ॉल्ट पाथ है ना, जैसे वहाँ पे होता है लाइनक्स में var www HTML, तो उसके अंदर एक कोई डिफ़ॉल्ट फाइल था ना उबंटू का, ये वैसी फाइल है। ये कुछ HTML फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, HTML डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे कुछ PNG, मतलब शायद ये एक ग्राफिकल फाइल है। ये देखिए ये ग्राफिकल फाइल है। तो उसमें क्या किया गया है ना, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो इस वाले HTML में मैं कोशिश करता हूँ इस HTML को खोलने की। अगर मैं नोटपैड में भी खोलूँ तो देखिए ये HTML है, ये HTML का फाइल है। यहाँ तक इसके बॉडी के अंदर कुछ कलर वगैरह बना दिया गया है, यहाँ कंटेनर कुछ लिख दिया गया है, CSS का कुछ फाइल है, फिर स्टाइल बोल दिया गया है, और साथ में ये जो है ना ये कोड है कुछ। तो ये क्या कह रहा है ना, एक इमेज है IIS start.png, इसको इंटीग्रेट कर दिया है, इसका विड्थ बता दिया है 960 और 600, इतने में इसको आप दिखा दो बोल रहा है वो। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है
ये HTML फाइल ना इस फाइल को मतलब इस ग्राफिकल फाइल को अपने अंदर इंटीग्रेट करके आपको वेब ब्राउज़र के थ्रू दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम समझ गए। नेक्स्ट हम क्या करना है ना, जैसे हमने अपाचे में किया था, हम क्या चाहते हैं demo.prem.local एक नया हम वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर हम कुछ वेब फाइल्स डालेंगे और उसके बाद उसको चला के देखेंगे कि कैसा चलता है वो। तो फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ क्लोज़। मैं जाता हूँ मेरे साइट्स पे, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ऐड वेबसाइट्स किया, अब कुछ विजार्ड टाइप का खुल रहा है, साइट का नेम पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट ऐप पुल कह रहा है, सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर कई सारे ऐप पुल्स हैं। ठीक है, ये CLR वर्जन कुछ बोल रहा है, इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। साइट का नाम डाल देते हैं, जैसे साइट का नाम मैंने डाल दिया डेमो, चलिए डेमो नाम से मैंने डाल दिया है। फिज़िकल पाथ कहाँ पे इसका होना चाहिए फाइल्स, तो C ड्राइव में, iNetPub के अंदर, www रूट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं कर दूंगा नया फोल्डर बना दूंगा, फोल्डर का नाम रख देता हूँ फिलहाल प्रेम रख देता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर दिया तो इसका पाथ भी आ गया कि प्रेम के अंदर ना मेरे जो भी फाइल्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, ये HTTP पे काम करेगा अभी, क्योंकि मेरे पास अभी सर्टिफिकेट्स तो है नहीं, तो फिलहाल मैं HTTP पे करूँगा और इसको आप चाहे तो बाइंड करा सकते हैं। बाकी मैं इसको मैं कर देता हूँ नहीं, चलिए मैं इसको पूरे ऑल अनसाइंड पे कर देता हूँ और ये पोर्ट 80 पे ही मैं इसको लिसन कराता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ demo.prem.com। ठीक है, और ये बोल रहा है स्टार्ट वेबसाइट इमीडिएटली। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक कर दिया, ये मेरा साइट तो बन गया यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तो कंटेंट कुछ है नहीं। देखते हैं ये ब्राउज़ क्या करता है। मैं ब्राउज़ किया तो यहाँ पे ये खुलना चाहिए, ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा वेब ब्राउज़र तो खुल गया है। ये मेरा वेब ब्राउज़र है, इसको बड़ा ही कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने बड़ा कर लिया, लेकिन ये क्या कह रहा है, HTTP error 403.14, ये कुछ कोड बता रहा है 403 करके, और इसको फॉरबिडन बोल रहा है। द वेब सर्विस कन्फिगर नॉट टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ दिस डायरेक्टरी, ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है, कि वेब सर्वर जो है ना वो ये कह रहा है कि जो भी उसके अंदर है उसको ना दिखाने के लिए वेब सर्वर को कन्फिगर किया गया है। तो ये कुछ थिंग्स यू कैन ट्राई टू डू ये बता भी रहा है, कुछ टिप्स वगैरह भी दे रहा है, बाकी कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम डेवलपमेंट टूल की तरफ बात करें तो वहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, क्या कोड आ रहा है, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये जो प्रॉब्लम है ये बार बार आते रहेगा, मतलब ये इन्हेंस सिक्योरिटी होता है, अच्छा चीज़ है। मतलब सर्वर पे कोई कुछ साइट मतलब कुछ भी अगर किसी ने कोई मैलिशियस साइट खोल दिया वायरस वाला तो दिक्कत कर सकता है। तो इसका एक तरीका है, आप सर्वर मैनेजर पे जाएं, आप चाहे तो आपके वेब ब्राउज़र से भी इसको कर सकते हो, बट यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है इसका। तो जैसे ही आप सर्वर मैनेजर खोलते हो ना, ये देखिए मेरा IIS भी यहाँ पे आ गया, फाइल स्टोरेज भी आ गया। मैं क्या करूँगा, लोकल पे जाऊँगा और यहाँ पे ना आप देखेंगे एक ऑप्शन होगा IE इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी ये ऑन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो यूज़र्स के लिए होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होगा। तो मैं फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैं बंद कर देता हूँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कोई भी साइट खोल सकता है, उसको ऐसे प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, मैं फिर मैं बंद करता हूँ, एक बार फिर चला के देखता हूँ इसको क्या कहता है। ये ब्राउज पे क्लिक किया मैंने और मेरा ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ F12 और यहाँ पे मेरा जो डेवलपर टूल है वो खुल गया है। ये यहाँ पे कंसोल है, डिबगर है और नेटवर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क पे ही हम लोग थे, कंट्रोल F5 करता हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र में अलग अलग तरीके से खुलता है। तो आप जैसे नेटवर्क पे जाओगे ना तो इसको पहला जो इसका जो कोड मिल रहा है यहाँ पे 200 मिलता, तो मतलब कोई वेब पेज होता तब मिलता है ना इसको, तो 403 आ रहा है, तो 403 जो कोड है उसको हम फॉरबिडन कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ। जैसे अगर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, अगर इसके अंदर सच में कुछ फाइल है, अगर इसके अंदर ऑथेंटिकेशन है, आपने ऑथेंटिकेट नहीं किया तभी से 403 का एरर देता, तो इससे हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी काफ़ी कुछ बताएगा, आपको हेडर्स के बारे में बताएगा। हेडर क्या है, तो URL क्या था हेडर का, वो ये था। मतलब हेडर मतलब जो आप ऐसा कह लो कि जो आपके कंटेंट होते हैं ना उसका इंफॉर्मेशन मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड है फॉरबिडन बता रहा है। गेट रिक्वेस्ट था, मैंने गेट किया था इसको। गेट मतलब मैंने इसको पाने के लिए किया था ना कि ये जो है मेरा आए, जब मैं इसको क्लिक करूँ तो मतलब ये जब URL है
इसको अगर मैं ब्राउज़ करूँ तो मुझे कुछ कंटेंट देखने को मिले तो उसको हम गेट कहते हैं। पोस्ट किसको बोलते हैं, एक पोस्ट नाम का भी होता है, जैसे रिक्वेस्ट मेथड है ना गेट है, ऐसे पोस्ट भी होता है। तो पोस्ट क्या करता है, जैसे आप कोई फॉर्म है उसमें कुछ सबमिट कर रहे हो, मतलब पोस्ट कर रहे हो, तो उसको पोस्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी ये एनकोडिंग वगैरह है, रिक्वेस्ट हेडर्स का काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो ये भी अगर हम टाइम मिलेगा तो इसको ज़रूर देखेंगे। फ़िलहाल तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरे पास कोई यहाँ पे कंटेंट नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। तो अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसको मैं अगर करूँ राइट क्लिक और एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पे मुझे खाली मिलेगा। यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करता है ये। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इंडेक्स वाले फाइल्स वगैरह मैंने यहाँ पे डाले हैं, HTML के फाइल्स हैं। तो अब शायद इसको कंटेंट मिल जाए। मैं एक बार जाता हूँ फिर से और इसको करता हूँ ब्राउज़ करने के बाद जो मेरा ब्राउज़र है, तो ये मेरा ब्राउज़र ये देखिए, तो ये मेरा ब्राउज़र खुल गया है। यही साइट था हमारे पास, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही खुल रहा है। तो अब जो मेरा ये जो URL है बिल्कुल चलने लग गया है। इस तरीके से मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ आ रहा है मेरा, अच्छा डिज़ाइन है ये देखिए। अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट पे जाएगा, टेस्टिमोनियल ब्लॉग, तो ठीक है ये वन पेजर है, ये हमें समझ आता है। तो यहाँ पे हमने एक वेबसाइट हमने बिल्कुल बना लिया है। अगला जो है इसमें कुछ इसके बारे में और देखते हैं, जैसे एप्लीकेशन पूल है। अभी मेरे पास एक एप्लीकेशन पूल है और ये एप्लीकेशन पूल की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको कोई .NET का एप्लीकेशन वगैरह होता है, तो ये उसके रन टाइम होते हैं पहले से, या नो मैनेज कोड होता है। अगर वो कोड .NET से रिलेटेड नहीं होता ना, तब ये एप्लीकेशन पूल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी मेरा सिंपल एक HTML है, तो .NEट की ज़रूरत नहीं कि उसको ना कंपाइल करना है ना कुछ। तो ये स्पेसिफिक .NET के लिए भी बनाया गया है। ये आपके जैसे .NET 2.0 के अंदर आपने एप्लीकेशन बनाया है, तो उसका आपको एक अलग से पूल बनाना पड़ेगा, ताकि वो उसी जैसे मैं क्लासिक पे गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ना कुछ जैसे अगर आपने .NET डाला हुआ है तो .NET का वर्जन एग्जैक्टली जो वर्जन है आप वो चूज़ करके उसको एक इन्वायरमेंट, मतलब अलग से इन्वायरमेंट दे सकते हैं जिसमें .NEट के जो कोड्स हैं वो आराम से एग्जीक्यूट हो सकें। तो वो .NET की साइट्स के लिए होता है। ठीक है, और हम देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग्स के बारे में। ये हमारा बाइंडिंग्स है, एडिट बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग्स हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये हमने होस्ट नेम भी डाल दिया, मतलब कहने का मतलब होस्ट नेम हमने डाल दिया। ये सब जो डाला है ना, ये क्या कर रहा है, एक वर्चुअल होस्ट बना दिया ना इसने। भाई एक साइट तो ये है, अब हमारे सिस्टम में दो साइट चलने लगे ना, एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट चल रहा है, साथ में डेमो भी चल रहा है, तो दो चल गए, तो मतलब वर्चुअल होस्ट है ये इसका, जैसा अपाचे में था वैसे ही। यहाँ तक ठीक था। नेक्स्ट है साइट्स। अच्छा, वेब सर्वर के अंदर चलते हैं। इसमें कुछ कई सारे कुछ यहाँ पे मेरे को कई सारे टूल्स दिख रहे हैं। ऑथेंटिकेशन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऑथेंटिकेशन बता रहा है। ठीक है, एक बार फिर वापस जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे भी दिख जाता है। ये इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे जो है ओपन फीचर बोल रहा है, तो ओपन फीचर करने से ऐसा रहा है, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर रखा है, ASP.NET इनपर्सनेशन को डिसेबल कर रखा है। तो ये ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन का। सेम ऐसे ही आप कंप्रेशन पे जाते हैं तो आपको पता है कि कई सारे जो वेबसाइट होते हैं उसको कंप्रेस्ड वे में भी उसको हम सर्व कराते हैं ताकि फास्ट खुले, तो उसको भी इसने इनेबल कर रखा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ये अपाचे में भी होता है। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, ये एक इंटरेस्टिंग है। इसको मैं खोलूँ तो देखें, ये बिल्कुल आपके जो हमारे फाइल था ना dir.conf, वहाँ पे अपाचे में ये बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले HTML, फिर ASP, HTML। यहाँ पे PHP तो दिख नहीं रहा, ना पर्ल दिख रहा है, ना कुछ और दिख रहा है। तो अगर आपको PHP का साइट अगर इसके अंदर डालना है तो PHP का पहले प्रोग्रामिंग डालना पड़ेगा इसके अंदर, उसके बाद इसमें PHP को भी ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये .NET नेटिव है ना, मतलब .NET के एप्लीकेशन इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। तो .NET का जो URL जो फाइल होता है ना वो .ASP होता है। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे ASP है ना कि PHP। तो यहाँ पे अगर आपको PHP की साइट भी चलानी है तो आपको PHP के कुछ मॉडल्स वगैरह डालने पड़ेंगे, इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको PHP की एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाके PHP के साइट इसके अंदर चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट। एक डायरेक्टरी ब्राउजिंग है, ये देखते हैं क्या चीज़ है। यूज़ दिस फीचर टू स्पेसिफाई द इन्फॉर्मेशन दैट डिस्प्लेज इन अ डायरेक्टरी लिस्टिंग। डायरेक्टरी लिस्टिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो, जैसे अभी खुलता है ना कि डायरेक्टरी के अंदर भी कुछ फाइल्स वगैरह दिखाते हैं,
अगर उसको कुछ ना मिले तो जो डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट है वो भी दिखाता है। तो ये सब चीज़ होने चाहिए। इसमें टाइम बताएगा, साइज़ बताएगा, एक्सटेंशन बताएगा और डेट बताएगा, ठीक है। तो ये उसके कॉन्फ़िगरेशन है। एरर पेजेस देख लेते हैं। एरर पेजेस क्या है, तो ये इतने एरर पेजेस होते हैं, ये सब एरर वाले हैं। 401 से लेके 403, 404, 405 ये सब जितने होते हैं सब एरर को बताते हैं। और एरर का जो पेज है इन्होंने पहले सेट कर रखा है, ये देखिए 401, 403 सबका अलग अलग है। अगर आपका जैसे मेरा भी फॉरबिडन का आया था ना, तो फॉरबिडन का भी कोई एरर पेज होगा। 403 का ये वाला था पेज, ठीक है। तो यहाँ पे एरर पेज भी सेट कर दिया गया है, आप वहाँ पे भी सेट कर सकते हो अपाचे में। हैंडलर मैपिंग से एक बार हैंडलर मैपिंग देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस, वर्ब हैंडलर, ट्रेस और स्टैटिक फाइल है। तो इसकी एक बार इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो जो हमारे आईएएस में जो हैंडलर्स होते हैं ना, हैंडलर्स एक्चुअली में हर वेब सर्वर्स में होते हैं, तो इनका कुछ ना स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। हैंडलर क्या करता है, जैसे मान के चलो आपके पास PHP का कोई कोड है, तो वेब सर्वर उसको कैसे हैंडल करे। तो हैंडल करने के लिए ना हमें ऐसे हैंडलर की मैपिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ASP का .NET है ना, ASP.NET कोर है, या आपको कुछ और फाइल्स को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल है यहाँ पे कि जो स्टैटिक फाइल है ना उसके लिए हैंडल बना रखा है इन लोगों ने। इसमें HTML या JPG ऐसे फाइल्स आते हैं, तो ऐसे टाइप के फाइल्स को हैंडल करने के लिए ये वाला इन्होंने हैंडलर पहले से बना हुआ है। ये आईएएस के अंदर डिफ़ॉल्ट ये आया हुआ है। अब एक्चुअली में करता क्या है ये, इसका ये काम है कि ये ना मतलब ये श्योर करता है कि जो आपके यहाँ पे इस सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, और वो जो भी चीज़ कहें तो अगर वो कोई स्पेसिफिक URL को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे PHP का है मान के चलो, ठीक है, या कोई भी जो रिक्वेस्ट है, तो PHP के फाइल को कैसे उस रिक्वेस्ट को ये हैंडल करेगा। और उसके पीछे, क्योंकि देखो PHP का फाइल क्या है, PHP एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ इंटरप्रेटर भी चाहिए ना उसको, जो मतलब उसको लैंग्वेज को इंटरप्रेट करे और साथ में फिर रियल टाइम में उसको मतलब फिर से उसको HTML में वापस करे जो एंड यूज़र है उसको। इस तरीके से PHP चलता है। तो इस वेब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये PHP का फाइल है, और PHP का जो इंटरप्रेटर है या जो उसको चेंज करता है ना, मतलब या उसको कंपाइल करता है, भाई PHP तो क्या कोड होगा ना उसके अंदर, कोई PHP का फाइल है मतलब कुछ प्रोग्रामिंग होगा उसके अंदर। तो वेब सर्वर में PHP का जो प्रोग्रामिंग होता है वो ऐसे काम करता है कि जैसे रिक्वेस्ट आता है ना, वो उसी टाइम कंपाइल होके फिर से वापस उसको HTML में कन्वर्ट करके उसको दिखा देता है। तो उस फाइल को कैसे हैंडल किया जाए, मतलब इसको कैसे बताया जाए वेब सर्वर को कि PHP का इंटरप्रेटर कहाँ पे है और कैसे उसको हमारे को हैंडल करके उसको वापस देना है। जैसे कि PHP के जैसे CGI होते हैं, या इस पे ISAPI एक मॉड्यूल होता है, तो वो सब में ये हैंडलर मैपिंग काम आता है। स्टैटिक के लिए अलग से होता है, .NET के लिए अलग से होता है कि .NEट को फाइल को कैसे उसको कराना है, CLR से उसको तुरंत कंपाइल करा के उसको फिर से वापस भेजना है ना। तो हैंडलर का जो काम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो IIS है कुछ ही जैसे स्टैटिक फाइल को सपोर्ट करता ही है, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी लैंग्वेजेस है जो कि नेटिव नहीं है इसका, चलो .NET तो इसके अंदर इनबिल्ट है, उसको हम आराम से इसमें करा सकते हैं, उसके ऑलरेडी बने हुए हैंडल। तो ऐसे अलग अलग हैंडलर के लिए ना मतलब जो लैंग्वेजेस है उनके लिए आपको अलग अलग हैंडलर बनाने पड़ते हैं। ये क्या करता है ना, जो आपके URL का जो पैटर्न है या फाइल एक्सटेंशन है या HTTP का जो टाइप है, उसके हिसाब से जो स्पेसिफिक जो हैंडल्स है या जो रिक्वेस्ट है वो सबको सर्व करता है, चाहे वो आपके डायनेमिक हो चाहे आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स हो, ठीक है। तो आपको अगर आपने अगर हैंडलर बना रखा है या बनाएंगे, या आपका सॉफ्टवेयर में जैसे आपको इंस्टॉल कर रहे हो उसने बना दिया है, तो ही वो आपके फाइल सर्व हो पाएंगे, नहीं तो सर्व नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल PHP, अब PHP के लिए यहाँ पे आपको हैंडलर बनाना पड़ेगा, है ना, तभी वो सर्व कर पाएगा उसको। अब जैसे इसमें आपको नया कुछ हैंडलर बनाना है ना, तो जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड मैनेज्ड हैंडलर। मैनेज्ड हैंडलर मतलब जो पहले से बना बनाया है उसी को ऐड करने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। अभी इसमें और किसी का आया नहीं है। तो यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट पाथ है,
तो स्टार डॉट बैश देखिए ये क्या है ना, ये कुछ स्पेसिफिक आपका कहने का मतलब, अगर PHP है तो रिक्वेस्ट पाथ आप स्टार कर सकते हो, ठीक है। टाइप कौन सा टाइप का है ये, तो अगर आपके पास हैंडलर ऑलरेडी है यहाँ पे, जैसे कई सारे इसके अंदर हैंडलर दिख रहे हैं, ये HTML के लिए है, ऐसे सिस्टम वेब HTTP के लिए है, असेंबली कुछ लिखा रहा है सिस्टम वेब, तो काफ़ी सारी चीज़ें, रन टाइम रिमोटिंग चैनल्स बता रहा है ये। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर PHP के लायक जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर आप PHP जब इंस्टॉल करोगे तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और उसको चूज़ करोगे तो ये उसका हैंडलर बना देगा ये, ठीक है। नेम में आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, हैंडलर का जो नाम है यहाँ पे जैसे नाम है ना वैसे आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंडलर। हैंडलर को और अच्छे से पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HTTP का रेस्पॉन्स हेडर एक होता है कि रेस्पॉन्स हेडर आप क्या डालना चाहते हो, कस्टमाइज़ करना चाहते हो कि जैसे मान के चलो ये आपका सर्वर है, ये फायरवॉल पे, पहले तो ट्रैफिक फायरवॉल पे आएगा, फिर लोड बैलेंसर पे आएगा, लोड बैलेंसर से आपके इस सर्वर पे आएगा। तो जो क्लाइंट है उसका जो हेडर है उसमें मतलब हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन क्लाइंट इस सिस्टम मतलब इसके वेब कंटेंट को एक्सेस कर रहा है। अगर वो डायरेक्ट करता तो बात अलग थी, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगा वो लोड बैलेंसर से आएगा ना, क्लाइंट से तो आएगा नहीं। तो ऐसे कई सारे आप हेडर सेट कर सकते हैं। वो क्या करेगा, जो जिस मतलब एक्स जैसे एक होता है हेडर का एक मतलब एक आप कह लो एक वैल्यू होता है हमारे पास, अगर हम x फॉरवर्डेड 4 ऐसे एक होता है, अगर उसको आप सेट करते हो ना तो वो क्या करेगा, जो आपका लोड बैलेंसर में जो रिक्वेस्ट आ रहा है, जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट आ रहा है क्लाइंट का, उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो यहाँ तक। तो ऐसे कई सारे कस्टम हेडर्स आप बना सकते हैं इसके अंदर, तो उसको भी हम देखेंगे। लॉगिंग, ये हमारे लॉगिंग है कि कहाँ पे इसके लॉग फाइल्स है, जैसे वायर लॉग होता था ना वहाँ पे, वायर लॉग अपाचे 2, तो जितने भी आपके वेबसाइट्स में कुछ भी हो रहा है उसके लॉगिंग आते थे, ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट माइम टाइप्स वहाँ पे भी होते थे आपके, कौन से फाइल हैं देखिए, जो मैनेज करते हैं ना लिस्ट ऑफ फाइल नेम एक्सटेंशन, ये वही है। इस पे आप देखें तो PHP या जो उनसे भी हैं आपके, ये सबको वो हैंडल करेगा। ये देखिए बहुत सारे इसके अंदर, तो ये सब ऑलरेडी इसमें है। जैसे आपका वेब सर्वर के पेजेस है ना, उस पर अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप चाहते हैं जैसे कि कोई इमेज का फाइल उस पर इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं करूँ JPG, ठीक है, तो JPG यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके JPG फाइल सर्व होगा। अगर JPG नहीं है तो नहीं सर्व होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ये देखिए JPG फाइल यहाँ पे सर्व हो जाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। अगर ऐसे में PNG को खोजूँ तो PNG भी, ये देखिए PNG भी हो जाएगा। मतलब वेब जो है, अगर कोई पेजेस इसके अंदर आपने बना रखा है और वो PNG अगर यहाँ पे नहीं होता है तो वो उसमें अटैच ही नहीं होता, मतलब वो दिखाता ही नहीं कि, क्योंकि उसको माइम टाइप्स मिलता नहीं ना। सेम ऐसी SVG के लिए भी है। SVG एकदम बिल्कुल नया फाइल एक्सटेंशन हमारे इमेजेस के लिए। अगर वो SVG यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पता है यहाँ पे होगा नहीं SVG, ठीक है, यहाँ पे SVG आपको मिलेगा ही नहीं। तो SVG को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उसके माइम टाइप्स को बताने पड़ेंगे क्या माइम टाइप्स होगा वो, ठीक है। जैसे इसमें बता रखा है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं RGB पे गया तो देखिए ये RGB, ये इसका एक्सटेंशन होगा और इसका माइम टाइप्स होगा। तो माइम टाइप्स आपको देना पड़ेगा SVG के लिए भी, तो वो आपको मिल जाएगा नेट से, वैसे डाल सकते हैं। तो ये वो काम आता है। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स आप जैसे वहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं कई सारे, तो ये मॉड्यूल्स के पाथ है। ये मॉड्यूल का टाइप है कि नेटिव मॉड्यूल्स है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, एंट्री लोकल है। तो ये देखिए एनोनिमस ऑथेंटिकेशन दे रखा है, डिफ़ॉल्ट HTTP दे रखा है, HTTP लॉगिंग मॉड्यूल दे रखा है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ SSL तो दिख नहीं रहा है, SSL भी होना चाहिए, प्रोटोकॉल सपोर्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल से आप IIS के कई सारे ना जो फीचर्स उसको आप बढ़ा सकते हैं और कई सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपाचे की तरह मॉड्यूल्स आते हैं, वही है। एक आउटपुट कैसिंग है। ये आउटपुट का जो कैसिंग है ना उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए है, ठीक है। एक्सटेंशन यूज़र ये सब काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन, तो ये जो आउटपुट कैसिंग है उसके काम आता है, इसको भी देखेंगे हम। रिक्वेस्ट फ़िल्टरिंग है, अगर आपको रिक्वेस्ट वगैरह फ़िल्टर करना है
तो यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह बना सकते हो आप, ठीक है। तो ऐड फिल्टरिंग रूल बना सकते हो, यहाँ पे नेम दे सकते हो, यूआरएल क्या होना चाहिए, क्वेरी क्या होना चाहिए, उसको कहाँ के पे अप्लाई करना है, मतलब उसको अप्लाई करना है या डिनाई करना है, वो सब के सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और मेरे पास यहाँ पे देखिए ये सर्वर सर्टिफिकेट्स हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। जो सर्वर के सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और उसको आप बाइंड, जो आप वेबसाइट बनाएंगे ना उसके बाइंड में डालेंगे, तब वो HTTPS पे काम करना स्टार्ट करेगा। इस पर जो होता है थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें क्या है, पहले आपको सर्टिफिकेट का रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे भी आप ऐसे ही बनाते हो, अपाचे या लाइनेक्स में भी आप ऐसे ही बनाते हो। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम वगैरह आपका सब डालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जाके ना एक आपको फाइल मिलेगा। फिर फाइल को आप अगर किसी वेंडर से खरीद रहे हो, DigiCert से खरीद रहे हो, तो वहाँ पे आपको CSR फाइल को देना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो आपको एक मतलब आपका सर्टिफिकेट देंगे। अब CSR क्या चीज़ है, जहाँ जैसे CSR जनरेट करते हो तो क्या करता है, CSR जनरेट करने के बाद ये एक्चुअली जो प्राइवेट की है ना वो इसी सर्वर के अंदर रह जाता है। CSR को आप DigiCert को दोगे तो DigiCert आपको सिर्फ सर्टिफिकेट देगा, प्राइवेट की तो आपके इसी यहीं पे है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पे एक वर्कर प्रोसेस आता है, ये देखिए। तो मैं जो वर्कर प्रोसेस की बात कर रहा था ना, ये वही है। ये देखिए प्रोसेस चल रहा है ना, ये डिफ़ॉल्ट ऐप पुल का, देखिए तो इस पे चल रहा है ये, ठीक है। आप ऐसे ना और भी कई सारे मतलब जैसे आपके वेबसाइट बनते जाएंगे, ये बनाते जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे वर्कर प्रोसेस, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन एडिटर है, ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। सर्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉक एलिमेंट, एडिट आइटम्स है। ये ऐप की सेटिंग्स है कुछ, फाइल काउंट 0। जैसे सर्च कॉन्फ़िगरेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे 2 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस सर्वर के 2 कॉन्फ़िगरेशन मिले, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी बता रहा है। तो इसके अंदर मोस्टली क्या होता है ना, web.config फाइल होता है जो कि किसी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करने का काम आता है। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, तो ये उसी का बता रहा है ये, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सर्च के बारे में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये उसको बता रहा है। अगला देखते हैं, हमारे पास फीचर डेलीगेशन है एक। यहाँ पे ASP.NET रीड राइट, मतलब जो भी फीचर्स हैं उसको आप उसके परमिशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिंग का परमिशन, यहाँ पे डेलीगेट कर सकते हैं उसको, माइम टाइप्स को डेलीगेट कर सकते हैं किसी और यूज़र को, SSL की सेटिंग को कर सकते हैं, अभी रीड ओनली है। अगला आता है मेरे पास शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है, ये क्या करता है, इसको वेबसाइट आपका है यहाँ पे, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन आप जाते हो यहाँ पे, आप इस जो वेब सर्वर है इसको बैकअप लेना चाहते हो। तो इसमें बहुत सारे अपने वेबसाइट्स के में मतलब कई सारी चीज़ आपने बना रखे हैं, एप्लीकेशन, वेबसाइट, आपने वर्चुअल जो पाथ है वो सब सेट कर रखा है, सर्टिफिकेट भी सेट कर रखा है। तो इस सब के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं आपके डायरेक्टरीज में, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये अगर आपको इनेबल करते हो तो आप एक फ़िज़िकल पाथ में आप उसको बता दोगे और एक यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जो है वो सेट कर दोगे। तो जो भी करंट जो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या कॉन्फ़िगरेशन है वो सब एक जगह पे आ जाता है। फिर उस फाइल को उठा के आप किसी और नए सर्वर पे लेके जाओ और वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लो। फिर जो यहाँ पे जो इतनी सेटिंग जैसी बनी थी ना वैसी सेटिंग वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको बस वेब के कंटेंट को वहाँ मूव करना है और आपका जो जैसे वेबसाइट है वैसे के वैसे चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये माइग्रेशन के बहुत काम आता है शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन। और कई बार जैसे आप चाहते हो कि इसी सर्वर का एक और क्लोन बनाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट में मतलब जो आपका वेब एप्लीकेशन है ना उसके 3-4 सर्वर्स हों, तो उसमें भी ये काफ़ी काम आता है ये, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा ये हमारा एक इंट्रोडक्शन रह हो गया। इसका और थोड़ा पढ़ते हैं कि और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और हम यहाँ पे एप्लीकेशन पूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये मेरे कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पूल लिखा हुआ है यहाँ पे, .NET वर्जन इंटीग्रेटेड वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, 2 एप्लीकेशन है, ठीक है। अब 2 एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन पूल जो है काफ़ी रिलेट करता है। इसको मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। ये है जैसे कि जो एप्लीकेशन पूल है ना वो क्या काम करता है, 2 जो एप्लीकेशन है या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन है उसको सेपरेट करने का काम करता है वो, ठीक है। आप एप्लीकेशन पूल बनाएं, उसमें आप कुछ वेबसाइट्स को उसके अंदर रख दें
और फिर कुछ बनाएं, जैसे आपका कोई डॉट नेट का एप्लीकेशन है उसको किसी और उस पर रख दें एप्लीकेशन पूल पे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है ना, इससे एक सिक्योर मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब आपके जो रिसोर्सेज है ना, जैसे कितना रैम ले रहा है या किस एप्लीकेशन पूल पे कौन सा एप्लीकेशन है जो उसको ज़्यादा चाहिए, है ना, तो वो सब आप आराम से इसको ट्रैक कर सकते हो। इसका पर्पज़ बस यही है कि अच्छा सिक्योरिटी आपको मिल जाता है, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है इससे, ठीक है। इसके जो कुछ कंसेप्ट वगैरह हैं वो यही है कि पहला तो यही कि आइसोलेशन हो जाता है। वर्कर प्रोसेस, जैसे मान के चलो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, व्यू ऐप्स पे क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो मेरे 2 ऐप्स दिखेंगे। ये कौन सा डेमो वाला जो बनाया था मैंने वो वेबसाइट है, और ये मेरा डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, जो दोनों एक ही एप्लीकेशन पूल में, कहने का मतलब इस एप्लीकेशन पूल को भी दोनों वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्कर प्रोसेस वगैरह जो है, जिसको हम, जिसमें आपको दिखाता हूँ वर्कर प्रोसेस क्या होता है। अगर मैं टास्क मैनेजर पे जाऊँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको वर्कर प्रोसेस भी यहीं पे मिल जाएगा, जिसको हम W3WP कहते हैं। अगर मैं डिटेल्स पे जाऊँ तो और अच्छे से दिखेगा ये। फिलहाल ये दिख नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में ये W3WP जो होता है ना, ये हमारा वर्कर प्रोसेस होता है, और उसका भी अच्छे से मैनेज हो जाता है यहाँ पे। ये एनेट मैनेजमेंट है, पावर सेल, तो आई थिंक वो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के साथ चल रहा है। बाकी वर्कर प्रोसेस जो होते हैं हमारे, वो भी एक अलग हो जाता है, ठीक है, जो कि अब जितने भी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है वो। और रिसोर्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है, सिक्योरिटी अच्छी से हो जाती है। एक जो है रिसाइकल करने का एक इसमें अच्छा वो है कि आप चाहते हो कि इस पूल को रिसाइकल कर दो, तो इसी के एप्लीकेशन ही अफेक्ट होंगे, किसी और पूल के जो है उसको अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको ऐसे मिलेगा। रिसाइकलिंग को आप उसका इंटरवल भी कर सकते हो, स्पेसिफिक टाइम पर रिसाइकल हो जाए आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी बेस के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे, इसको हम आने वाले वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। ये काफ़ी, मतलब जैसे कि जो एप्लीकेशन पूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म है हमारे आईएएस के अंदर, बेटर स्टेबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस जो होता है आपके वेबसाइट के, जो इसको हमें अच्छे से हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इनहैंड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा काम आता है। साथ में स्केल भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, स्केलिंग के भी काम आता है। उसमें आप चाहते हो पर्टिकुलर जो आपका ऐप पूल है उसको ज़्यादा रैम चाहिए या ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो आप वो सब बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर पाते हो। तो ये था हमारा आईएएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। हमने इंस्टॉलेशन सीखा है और कैसे इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, एक छोटा सा हमने एक वेबसाइट बना के देखा है। फिर साथ में कुछ यहाँ पे कुछ कई सारे यहाँ पे आपको आपके आईएएस के फीचर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये सबको हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और थोड़ा गहराई से उतरेंगे और अच्छे से जानेंगे कि इसमें जैसे प्रोडक्शन लेवल का काम कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे स्टैटिक जो वेबसाइट है उसको कैसे होस्ट करना है, डायनेमिक को कैसे करना है, आईएएस में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होता है वो कैसे करना है, एसएसएल का कॉन्फ़िगरेशन है, एचटीटीपी का कॉन्फ़िगरेशन है, आईएएस का परफॉर्मेंस वगैरह है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, इसके लॉगिंग भी है, इसके अंदर लॉगिंग कैसे चेक करना है, और इसके भी कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स प्रॉक्सी भी इसके अंदर होता है, आपका यूआरएल का रीराइट मॉड्यूल, एसीओ वगैरह होता है, और वेब सॉकेट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एफटीपी भी इसके अंदर होता है। तो वो सब हम चेक करेंगे। साथ ही हम ट्रबल शूट वगैरह भी हम देखेंगे, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो कॉमन आईएएस के जो एरर्स होते हैं ना, 400, 403, 500, और जो कई बार ऐसा होता है जो एप्लीकेशन पूल होते हैं ना हमारे, ये वाले लोड की वजह से या प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से बार बार क्रैश हो जाते हैं, तो उसको भी डायग्नोस करना पड़ता है, डिबग करना पड़ता है। कनेक्शन के इश्यूज़ हैं, टाइम आउट्स हैं, कई बार बहुत हाई सीपीयू ले लेता है, मेमोरी यूसेज वगैरह भी चेक करना पड़ता है। और साथ में जैसे आईएएस और जो डेवऑप्स का जो काम होता है ना आईएएस के अंदर, हम वो भी एक बार देख सकते हैं। ऑटोमेटिंग भी इसके अंदर, ऑटोमेशन भी इसके अंदर होता है। माइग्रेशन जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि जो शेयर कॉन्फ़िगरेशन है उससे भी आप कर सकते हो। इसका हाई अवेलेबिलिटी आप देख सकते हो, स्केलेबिलिटी देख सकते हो कि एक आईएएस सर्वर है, फिर उसको 2, 3, 4 बनाओ, सब में एक जैसे वेबसाइट के कंटेंट डाल दो और एक शेयर्ड फोल्डर रख दो डेटा के लिए, तो वो सभी हम देख सकते हैं। इसका रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो आरसेट टूल के थ्रू, और मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इसका आईएएस का बैकअप कैसे लेना है, रिकवरी कैसे करना है, डिज़ास्टर रिकवरी हो,
इसका फीचर वगैरह क्या है हम उस पर बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें अभी करने को, IIS तो काफ़ी बड़ा एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर आप विंडोज़ का IIS एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत हाई एंड एप्लीकेशन बनते हैं इसके अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले, मतलब डॉटनेट से रिलेट, मतलब बहुत ज़्यादा उससे नेटिव है। क्योंकि डॉटनेट और PHP और किसी और लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। PHP में क्या है, आप एक एक कोड देख सकते हो, डॉटनेट में ऐसा नहीं होता। जब डॉटनेट में कोई डेवलपर आपको कोई एप्लीकेशन बनाता है तो एक्चुअल में क्या करता है, वो उसको कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद जो कोड होते हैं वो कोड नहीं दिखते, वो कुछ DLL फाइल में या कुछ और फाइल्स में, EXE फाइल में, वो मतलब DLL फाइल में वगैरह में बहुत सारे फाइल्स होते हैं उसके अंदर, उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके कोड ना आप देख नहीं पाते हो कंपाइल होने के बाद। तो उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे हम इसके अंदर चलाते हैं, क्योंकि देखो वो फाइल्स है ना, अपाचे पे भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि अपाचे पे नहीं चल सकता, लेकिन वो एक्चुअली में नेटिव नहीं है। वहाँ पे डॉटनेट कोर आजकल आता है, लाइनक्स के लिए भी डॉटनेट कोर आता है, तो आप वहाँ पे भी चला सकते हो। बट एक जो होता है नेटिवनेस कि भैया ये इसके लिए ही बना है और इसमें अच्छे से चलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जैसे कि PHP की साइड बोले, PHP जो है वो किसके लिए बना था, लाइनक्स के लिए बना था, है ना। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ पे देता है, वो अपाचे में देता है या एनजिनिक्स पे देगा, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक मैं आपको और चीज़ बता सकता हूँ इसके बारे में, जैसे मैं चाहता हूँ कि क्या मैं इस पे विंडोज़ में भी अपाचे वगैरह डाल सकता हूँ, तो मैं उसके लिए आपको एक टूल बता देता हूँ, google.com, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके आपको एक टूल बताता हूँ। एक हमारा आता है XAMPP, मैम्प और लैम्प। फिर आज XAMPP का मतलब बताता हूँ, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। मैं डाउनलोड पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। विंडोज़ के लिए कुछ डाउनलोडर है ये, मतलब EXE फाइल है, इसको आप डाउनलोड करो। और ये लाइनक्स के लिए, ये हमारे मैक के लिए, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तीनों में यही होता है। ये क्या करता है, आप इसको आप डाउनलोड करो, ये क्या करेगा, एक डायरेक्टरी होगा, डायरेक्टरी के अंदर आपके लैम्प के पूरे स्टैक होंगे। कहने का मतलब अपाचे भी होगा, MySQL भी होगा, टॉमकैट भी होगा, साथ में आपको PHP होगा, पर्ल होगा, और भी कई सारी चीज़ होती है इसके अंदर, मर्करी मेल होता है। तो एक बार मैं इसको शायद मैं करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, ज़्यादा अभी इसमें टाइम लगने वाला है नहीं। तो वो क्या करता है ना, ये अपाचे को विंडोज़ में कॉन्फ़िगर कर देता है, मतलब विंडोज़ में आप उसको कर सकते हो, पूरा का पूरा स्टैक बना सकते हो लैम्प स्टैक का इसके थ्रू, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इसको कुछ यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि मेरा ये ना डाउनलोड सक्सेस बोल रहा है। अच्छा, ये XAMPP जो है मेरा, ये हो गया डाउनलोड। मैं रन पे क्लिक करता हूँ और एक बार इसको देख लेते हैं कैसे चलता है ये। आई थिंक इसके लिए ना हमें हमारा जो IIS को बंद करना पड़ेगा, दोनों पोर्ट 80 यूज़ करते हैं ना। तो ये UAC का कुछ एरर बता रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए MySQL, फाइलज़िला, मर्करी मेल, टॉमकैट, पर्ल, PHP एडमिन, और भी इसके अंदर है वेबलाइजर और फेक सेंडमेल, ये सब है इसके साथ। आप इसको इंस्टॉल कर लो आपके C ड्राइव में, कहीं पे जहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगा, और जितने मॉड्यूल्स हैं ना वहाँ पे चलेंगे। आपको एक कंट्रोल पैनल मिलेगा यहाँ पे नीचे में, उसको आप खोलेंगे ना, तो आप जोन सभी आपको लगता है कि सर्विस को चलाना चाहिए, आप वो सर्विस चला सकते हैं, पूरा का पूरा लैम्प स्टैक। इवन फाइलज़िला का FTP सर्वर भी है इसके अंदर, तो आप एक लोकल लैम्प स्टैक भी यहाँ बना सकते हैं, जिसमें अपाचे रहेगा और MySQL भी रहेगा। तो ये विंडोज़ वर्जन जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना आपके MySQL अपाचे के, तो वो विंडोज़ के लिए भी आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो एक अच्छा अल्टरनेटिव आपका विंडोज़ के लिए, कि विंडोज़ में भी अगर आपको अपाचे चलाना है, MySQL चलाना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ये है कि ये प्रोडक्शन में उतना रिकमेंडेड नहीं है, कि कभी भी क्रैश हो जाता है, कभी प्रॉब्लम करता है। तो जिसका जैसा नेटवर्क होता है या जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटिव जैसा उसका होता है नेचर, आपको वैसी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट है, बहुत सारे डेवलपर्स हैं ये XAMPP जरूर यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी डेवलपर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, ये ज़रूर से यूज़ करते हैं। और तो अब जैसे कि हमारे पास अब विंडोज़ के अंदर हमारा WSL भी आ गया, तो आपका एक लाइनक्स आपके विंडोज़ के अंदर ही डल जाता है, तो वहीं पे भी आप काफ़ी सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर वही काम मतलब एक लैम्प स्टैक देता है। इसके अंदर वेब सर्वर है, उसके अंदर डेटाबेस है, उसके अंदर FTP सर्वर है, जावा भी आप यहाँ पे कर सकते हो, टॉमकैट भी है इसके अंदर, पर्ल को भी सपोर्ट करता है, PHP को भी सपोर्ट करता है ये। अगर आप एक टूल की बात करो कि भाई डेटाबेस को मैनेज करने के लिए टूल चाहिए, तो वो है PHP माई एडमिन, वेबलाइजर है, सेंडमेल भी चाहिए आपको तो वो भी देता है ये, ठीक है। तो ये हम कभी देखेंगे, बाकी मैं इसको भी फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ।
तो आज हमने काफ़ी सारा चीज़ हमने देख लिया IIS के बारे में, और एक जो हमारे XAMPP टूल्स के बारे में देखा हमने। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।